18 जुलाई 1980 श्रीहरिकोटा का वो लॉन्च पैड। सुबह के तकरीबन 8:03। लेकिन वहां खड़े लोगों के लिए वक्त जैसे रुक सा गया हो। उनके सामने एक 17 मीटर लंबा रॉकेट खड़ा था, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक स्ट्रक्चर। लेकिन उस दिन इस रॉकेट के अंदर इंडिया का एक सपना बसा हुआ था। कंट्रोल रूम के अंदर काफी सारे साइंटिस्ट स्क्रीन्स को घूरे हुए थे। टेलीमेट्री डेटा लगातार मॉनिटर्स पर आए जा रहा था। रूम में कंप्लीटली साइलेंस था। सब लोग एक ही चीज का वेट कर रहे थे और वो था लॉन्च। उन सब के बीच ही एक आदमी खामोशी से खड़ा था और उनका नाम था APJ अब्दुल कलाम। ये मिशन ना सिर्फ कोई एक रॉकेट लॉन्च का नहीं था। अगर ये सक्सेसफुल होता तो इंडिया दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल हो जाता जो अपनी सैटेलाइट को खुद ही स्पेस में भेज सकते हैं। और अगर ये फेल हो जाता है तो शायद इंडिया का स्पेस प्रोग्राम सालों पीछे चला जाता। काउंटडाउन शुरू हुआ तो लॉन्च पैड पर खड़ा रॉकेट धीरे धीरे फ्यूल से प्रेशर को बिल्ड कर रहा था और फिर SLV-3 फाइनली आसमान की तरफ उड़ान भर लेता है। कंट्रोल रूम में साइंटिस्ट की आंखें स्क्रीन्स पर चिपकी हुई थी। हर एक सेकंड क्रिटिकल था। लेकिन इस मोमेंट तक पहुंचने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस वक्त के 11 महीने पहले भी इसी जगह से एक और लॉन्च हुआ था, 10 अगस्त 1979। उस दिन भी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। उल्टी गिनती शुरू हुई, रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और कुछ सेकंड्स तक सब नॉर्मल था। लेकिन फिर मिशन कंट्रोल की स्क्रीन्स पर एक प्रॉब्लम दिखने लगी। टेलीमेट्री डेटा अनस्टेबल हो रहा था। रॉकेट का कंट्रोल सिस्टम एक्सपेक्टेड ट्रैजेक्टरी से बहुत अलग लग रहा था। और हाँ, कुछ ही मिनट्स बाद इंडिया का सबसे एम्बिशियस स्पेस मिशन फेल हो गया। सैटेलाइट ऑर्बिट तक पहुंच ही नहीं पाया। कंट्रोल रूम में पूरी तरह से खामोशी छा गई थी। ये कोई एक रॉकेट फेलियर नहीं था, ये एक नेशनल डिसअपॉइंटमेंट था। लेकिन इसी फेलियर के वजह से एक साइंटिस्ट ने ऐसा एक डिसीजन लिया जिससे पूरी टीम का फ्यूचर बदल के रख देने वाला था। और वही डिसीजन बाद में इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को एक नए लेवल पर ले जाने वाला था। 1960s का इंडिया एक ऐसा देश था जिसके पास ना एडवांस्ड कंप्यूटर्स थे, ना मॉडर्न लेबोरेटरीज और ना ही रॉकेट बनाने का कोई रियल एक्सपीरियंस। लेकिन फिर भी एक सपना था स्पेस तक पहुंचने का। और इस सपने के पीछे खड़े थे एक विजनरी साइंटिस्ट, विक्रम साराभाई। उस वक्त दुनिया कोल्ड वॉर के बीच स्पेस रेस लड़ रही थी। वहीं अमेरिका और सोवियत यूनियन सैटेलाइट्स ऑर्बिट में भेजे जा रहे थे। इंडिया के पास एक भी लॉन्च व्हीकल नहीं था। साराभाई का विजन सिंपल था, अगर इंडिया को टेक्नोलॉजिकली इंडिपेंडेंट बनना है तो स्पेस टेक्नोलॉजी काफी जरूरी है। और इसी विजन से जन्म होता है एक छोटे से प्रोग्राम का, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसे लोग इनकोस्पार के नाम से जानते हैं। लेकिन उस वक्त रॉकेट लॉन्चेस के लिए एक जगह चाहिए थी और फाइनली साइंटिस्ट को मिलता है केरला के कोस्ट पर एक छोटा सा फिशिंग विलेज थुम्बा। और उस जगह का नाम था थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये जगह स्पेशल थी क्योंकि ये अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर के बिल्कुल करीब था, जो अपर एटमॉस्फेयर और आयनोस्फेयर स्टडी करने के लिए परफेक्ट लोकेशन थी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ कोई मॉडर्न स्पेस सेंटर बनेगा तो रियलिटी बिल्कुल अलग ही थी। इंडिया का पहला रॉकेट लेबोरेटरी एक चर्च बिल्डिंग के अंदर थी। सेंट मैरी मैगडलेन चर्च में जो प्रेयर हॉल था उसको लेबोरेटरी बनाया गया। बिशप के ऑफिस को डिजाइन रूम और जो सेंट लुइस हाई स्कूल की बिल्डिंग थी वहां रॉकेट कंपोनेंट्स को असेंबल किया जाता। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना बेसिक था कि रॉकेट के पार्ट्स कभी ट्रक में नहीं बल्कि साइकिल और बैलगाड़ी पर ट्रांसपोर्ट होते थे। ये कोई मूवी का सीन नहीं था, ये इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की असली शुरुआत थी। 21 नवंबर 1963 इसी थुम्बा गांव से इंडिया की पहली साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुई, नाइकी अपाचे रॉकेट। इस लॉन्च टीम में एक यंग इंजीनियर भी थे, एक ऐसा इंजीनियर जिसका नाम उस वक्त किसी को नहीं पता था, APJ अब्दुल कलाम। कलाम सर और उनकी टीम का गोल सिंपल था, उन्हें बस एक काम करना था, इंडिया का अपना एक रॉकेट डेवलप करना जो एक सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में डाल सके। लेकिन ये काम उतना भी सिंपल नहीं था जितना सुनने में लगता है, क्योंकि उस वक्त इंडिया के पास ना एडवांस्ड रॉकेट इंजन्स थे, ना गाइडेंस कंप्यूटर्स और ना ही वो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के पास थे। हर एक कंपोनेंट, प्रोपेलेंट से लेकर गाइडेंस सिस्टम तक साइंटिस्ट को ऑलमोस्ट क्रैच से डेवलप करना पड़ रहा था। और इसी स्ट्रगल के बीच 1970s में एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक रॉकेट जो 17 मीटर लंबा था और जिसका नाम था SLV-3। लेकिन इस रॉकेट की कहानी सक्सेस से नहीं,
एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर से शुरू होने वाली थी, और वही फेलियर 317 सेकंड्स का वो नाइटमेयर बन गया जिसके बारे में आज भी स्पेस हिस्ट्री में बहुत कम लोग जानते हैं। अब तक इंडिया का स्पेस प्रोग्राम एक नए मोड़ पर खड़ा था। छोटे साउंडिंग रॉकेट्स लॉन्च करना एक अलग बात थी, लेकिन अब गोल कुछ और था। अब साइंटिस्ट्स एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहते थे जो इंडिया की अपनी सैटेलाइट को स्पेस में ले जा सके, और इस एम्बिशियस मिशन का नाम रखा गया SLV-3, और इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई थी एक रिलेटिवली यंग साइंटिस्ट को, APJ अब्दुल कलाम। रॉकेट का डिजाइन सिंपल नहीं था। 17 मीटर लंबा, 4 स्टेजेस वाला सॉलिड फ्यूल लॉन्च व्हीकल, और मिशन का गोल भी सीधा था, बस एक छोटा से सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में डालना है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया के पास ना एडवांस्ड रॉकेट इंडस्ट्री थी, ना ही सोफिस्टिकेटेड गाइडेंस कंप्यूटर्स, और ना ही वो सालों का एक्सपीरियंस जो अमेरिका या सोवियत यूनियन के पास था। इसलिए SLV-3 का ऑलमोस्ट हर एक कंपोनेंट को स्क्रैच से डेवलप किया जा रहा था। इंजन सिस्टम्स, गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लाइट कंप्यूटर्स, सब कुछ। फिर भी सालों की मेहनत के बाद रॉकेट फाइनली रेडी हो गया, और लॉन्च डेट सेट हुई 10 अगस्त 1979। लोकेशन थी श्रीहरिकोटा लॉन्च रेंज। सुबह के 8 बजने में 2 मिनट कम थे। कंट्रोल रूम में अनयूजुअल टेंशन थी। रॉकेट लॉन्च पैड पर खड़ा था। काउंटडाउन स्टार्ट हुआ, तभी अचानक एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ। 1 minute T minus 40 seconds. Computer put a hold. Don't launch it. I am the mission director. I have to take a decision. Everything is on. Behind me there are 6 experts. कंप्यूटर सिस्टम ने ऑटोमेटिक काउंटडाउन को होल्ड कर दिया था। कंट्रोल स्क्रीन पर वार्निंग फ्लैश हुई, डोंट लॉन्च। फ्लाइट कंप्यूटर ट्रेजेक्ट्री डेटा में अनोमली डिटेक्ट कर रहा था। अब किसी को तो डिसीजन लेना था। मिशन के डायरेक्टर होने के नाते फाइनल कॉल डॉक्टर APJ सर को लेना था। एक्सपर्ट्स ने क्विकली डेटा चेक किया। उनका मानना था कि कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ग्लिच हुआ है। उस वक्त कंप्यूटर्स आज के जितने रिलायबल नहीं होते थे। अगर ह्यूमन जजमेंट और कंप्यूटर वार्निंग में कॉन्फ्लिक्ट होता तो अक्सर इंजीनियर्स ह्यूमन कैलकुलेशन पर ही भरोसा किया जाता, और APJ सर ने वहां पर एक डिसीजन लिया। काउंटडाउन को कंटिन्यू कराया गया। रॉकेट इंजन्स फायर हुए और SLV-3 धीरे धीरे लॉन्च पैड से उठने लगा। वहीं कंट्रोल रूम में सबकी नजर टेलीमेट्री स्क्रीन्स पर थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी सेकंड स्टेज में प्रॉब्लम शुरू होने लगी। रॉकेट का कंट्रोल सिस्टम अनस्टेबल होने लग गया। व्हीकल अपनी प्लान्ड ट्रेजेक्ट्री से हिलने लग गया था, और कुछ ही सेकंड्स बाद रॉकेट बे ऑफ बंगाल की समुद्र की तरफ गिर गया, और वहीं पे SLV-3 मिशन खत्म हो चुका था। इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च अटेम्प्ट समुद्र में डूब चुका था। कंट्रोल रूम में कंप्लीट साइलेंस छा गया। बाद में जब डेटा को एनालाइज किया गया तो एक अनकंफर्टेबल सा सच सामने आया कि कंप्यूटर ने जो वार्निंग दी थी वो शायद गलत नहीं थी, और लॉन्च कंटिन्यू करने का डिसीजन ह्यूमन जजमेंट पर बेस्ड था। बाद में खुद अब्दुल कलाम ने एक्सेप्ट किया कि कंप्यूटर वार्निंग को ओवरराइड करना एक सीरियस मिस्टेक थी। ये मूवमेंट उस वक्त काफी पेनफुल था, लेकिन इसी मूवमेंट ने एक और सच दिखाया। साइंस में जीनियस भी कभी कभी गलती करता है, और SLV-3 की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इसी फेलियर के बाद एक ऐसा मोमेंट आने वाला था जो लीडरशिप और कमबैक की डेफिनेशन को बदल के रख देने वाला था। मीडिया क्वेश्चंस के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। उस वक्त इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के चेयरमैन थे सतीश धवन। सबको ये लग रहा था कि अब फेलियर का ब्लेम टीम पर आएगा, लेकिन जो हुआ वो लीडरशिप की एक मिसाल बनने वाला था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धवन खुद स्टेज पर आए और उन्होंने मीडिया से सिर्फ एक ही लाइन कही, टुडे वी फेल्ड बट आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट ईयर वी विल सक्सीड। उन्होंने अपनी पूरी टीम को मीडिया क्रिटिसिज्म से बचा लिया था, और उस मोमेंट पर डॉक्टर APJ कलाम को एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। बाद में APJ सर कहते हैं कि व्हेन फेलियर अकर्ड लीडर टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन सक्सेस केम ही गेव द क्रेडिट टू द टीम। लेकिन उस वक्त सक्सेस अभी बहुत दूर थी, क्योंकि अगले कुछ महीने टीम को ऑलमोस्ट सब कुछ दोबारा से एनालाइज करना था। इंजन की परफॉर्मेंस, कंट्रोल सिस्टम्स, गाइडेंस एल्गोरिथम्स और काफी कुछ। टीम को पता था कि अगर एक और फेलियर हुआ तो इंडिया का सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम शायद सालों पीछे चला जाएगा। इसलिए अगले 11 महीने टीम ने ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप काम किया। रॉकेट डिजाइन में करेक्शंस किए गए, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को इंप्रूव किया गया, टेस्टिंग प्रोसीजर्स को और स्ट्रिक्ट बनाया गया, और फाइनली 1980s में टीम दोबारा श्रीहरिकोटा पहुंची। इस बार रॉकेट था SLV-3E02। लॉन्च व्हीकल को 15 जुलाई को लॉन्च पैड पर मूव किया गया। फाइनल रिहर्सल्स कंप्लीट हुई और लॉन्च डेट सेट हुई 18 जुलाई 1980। लेकिन लॉन्च से कुछ घंटे पहले एक और प्रॉब्लम आई। श्रीहरिकोटा के ऊपर रेन क्लाउड्स आ गए थे। काउंटडाउन को टेम्पोरेरीली होल्ड करना पड़ा।
लगभग 90 मिनट्स डिले करने के बाद सुबह 8:03 पर इंजन्स को चालू किया गया। SLV-3 फिर से आसमान की तरफ उठा। इस बार कंट्रोल रूम में टेंशन और भी ज्यादा थी। सेकेंड स्टेज सेपरेशन काफी अच्छे से हुआ और थर्ड स्टेज भी और भी अच्छे से हुआ। सब कुछ परफेक्टली परफॉर्म कर रहा था और लॉन्च के लगभग 10 मिनट बाद रॉकेट ने सक्सेसफुली डिप्लॉय भी कर दिया रोहिणी RS-1। इंडिया का सैटेलाइट फाइनली अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच चुका था। उस मोमेंट पर इंडिया दुनिया का 6th कंट्री बन गया जो अपनी सैटेलाइट को खुद लॉन्च कर सकता था। और कंट्रोल रूम में खड़े एक साइंटिस्ट के लिए ये सिर्फ एक मिशन सक्सेस नहीं था, ये एक कमबैक था उस साइंटिस्ट का जो एक छोटे से कोस्टल टाउन के गरीब घर से निकला था, जिसके बचपन का काम न्यूज़पेपर बांटना था और जो आगे चलकर इंडिया का स्पेस फ्यूचर लिखने वाला था। ये सक्सेस आई थी एक फेलियर से सीखने की हिम्मत से। 1979 का फेलियर 1980 की सक्सेस का फाउंडेशन बन गया और इसी मिशन ने दुनिया को एक ऐसा नाम दिया जो आने वाले सालों में इंडिया की सबसे पावरफुल डिफेंस टेक्नोलॉजीज के पीछे खड़ा होने वाला था। एक साइंटिस्ट जिसे बाद में दुनिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानेगी। लेकिन SLV-3 सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद वही साइंटिस्ट इंडिया का सबसे सीक्रेट और एम्बिशियस मिसाइल प्रोग्राम्स को लीड करने वाला था और फिर इंडिया का प्रेसिडेंट। लेकिन SLV-3 की स्टोरी हमें एक और चीज सिखाती है, साइंस में फेलियर्स एंड नहीं होते, कभी कभी वो बस एक नई दास्तान की शुरुआत होते हैं।